ये ओक्लाहोमा ब्लास्ट जो अमेरिका में हुआ था, जो बिल्कुल बीभत्स उसके परिणाम थे, तो उससे भी ज़्यादा 1000 किलो उससे भी ज़्यादा यहाँ का भंडारण हुआ था। AK-47 नहीं होगी, लाइचना हो गया क्या? हालांकि तुर्की ने कह दिया कि हमारा कोई लेन देन है, तो कहना भी चाहिए, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि हम चुट्टे हैं। कल रात को ही निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। बड़े बड़े नाना प्रकार के जार्गनाइज शब्द आ गए, व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल्स। ये जो पहले ओसामा बिन लादेन थे, ये कौन से जो थे, ब्लैक कॉलर थे। मैं मानता हूँ आतंकवाद की जात है, लेकिन हर आतंकी की तो जात होती है, और अगर एक ही जात बार बार प्रकाश में आ रही 99%, तो इसके बारे में आप कोई स्टडी, कोई सोशलॉजिकल एनालिसिस, कोई आप इसके बारे में अनुसंधान करेंगे। जरूरी समझते हैं कि वहां भी समझ देंगे कि एक काला पर्दा डाल दो, किसी की कोई जात नहीं है, जात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी एज में एक बार फिर। और जैसा कि आप फ्रेम में देख रहे हैं, मैं इस समय मौजूद हूँ पूर्व यूपी पुलिस के डीजीपी विक्रम सिंह सर के साथ। पहले भी हमने एक बार बातचीत की, मगर आज एक बेहद ज़रूरी मुद्दा है जिस पर सर से बात करने के लिए हम आए हैं। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के सामने, उसको लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक सोशल मीडिया या फिर मीडिया में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक एक्सपर्ट के तौर पर सर की क्या राय है, और बहुत सारी चीज़ें समझने के लिहाज से भी समय मिला है, बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद हर्षवर्धन जी, बड़ी कृपा की आप आए और आपसे संवाद का अवसर मिला। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरी टाइमलाइन इसकी निकल कर आई कि गिरफ्तारियां होती हैं फरीदाबाद में, वहाँ से एक बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलता है और उसके बाद शाम होते होते ये विस्फोट का होना, आपकी नज़र में ये पूरी जो टाइमलाइन है, इसको देखकर आप क्या समझते हैं एक्सपर्ट के तौर पर? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पुलिस फोर्सेस को, कश्मीर की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, NCR की, और गुजरात ATS और गुजरात की। लोग उसकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर। ये अगर फेलियर होता तो अब तक लाशें बिछी होती। हालांकि जो जनहानि हुई है वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है, लेकिन अगर ये न हुआ होता, आप आ जाएं 28 अक्टूबर को पहलगाम में, श्रीनगर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए, लेकिन वहाँ के SP ने तुरंत इसको देखा, CCTV फुटेजेस निकाली और चिन्हित किया किसने लगाया था। तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर अदील ये लगा रहे हैं, जो कि MBBS MD हैं और जनरल मेडिसिन के। जब उनका पता ठिकाना लगाया गया तो सहारनपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये एम्प्लॉयड थे, वहीं पर निकाह भी किया था, समझ लें, वहाँ निकाह भी किया था, वहाँ नौकरी भी कर रहे थे। उसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पर ये पहले काम करते थे, उनके लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई। उसके बाद जब इनके चेले चपाटों के ऊपर पूछताछ की गई तो मालूम पड़ा कि पहले चरण में 300 किलो एमोनियम नाइट्रेट, जो कि कहा गया था RDX से, RDX नहीं था, एमोनियम नाइट्रेट था। उसके बाद लगभग 3000 किलो यानी 3 टन एमोनियम नाइट्रेट। आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी एमोनियम नाइट्रेट की संख्या, ये ओक्लाहोमा ब्लास्ट जो अमेरिका में हुआ था, जो बिल्कुल बीभत्स उसके परिणाम थे, तो उससे भी ज़्यादा 1000 किलो उससे भी ज़्यादा यहाँ का भंडारण हुआ था। यह तब है जब एमोनियम नाइट्रेट भंडारण नियमावली 2012 में भारत सरकार ने लागू की थी। वो तब इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1886 के आलोक में कि आप कितना खरीद सकते हैं, कितना भंडारण कर सकते हैं, तो उसकी सारी ब्रीच होते हुए अब ये देखिए कि फरीदाबाद में शायद दौसा कोई गांव है, वहाँ पर अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर कोई आदमी जाता है किराए पर, ये 2 कमरे लेता, कहता है रहेंगे नहीं, केवल सामान रखेंगे। वहाँ पर अब इतना 3 टन अगर आ रहा है, जाहिर है जेब में नहीं आएगा, ब्रीफ केस में नहीं आएगा, कई किश्तों में गाड़ियों में ला करके भरा होगा। तो क्या किसी ने ज़रूरी नहीं समझा? जो हमारी चूकें मैं वो भी बताऊंगा। जिस तरीके से कोई बाहरी व्यक्ति ला करके इतना भंडारण कर रहा है, तो स्थानीय पुलिस और स्थानीय गांव में आपके विग्राम चौकीदार होते हैं, पुलिस के पेंशनर्स होते हैं, फौज के पेंशनर्स होते हैं, बीट के कांस्टेबल्स होते हैं, CCTV नेटवर्क होता है और डेडिकेटेड CCTV होता है और स्मार्ट कंट्रोल रूम्स होते हैं। ये चिन्हित न होना, मैं इसको चूक नंबर 1 मानता हूँ। इसी तरीके से कि एक बर्खास्तशुदा डॉक्टर कश्मीर का, जिसको 23 नवंबर को पिछले वर्ष अनुच्छेद 311 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300 में बर्खास्त किया गया था फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, यानी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, डॉक्टर नसरुल्ला हसन। और वो कहाँ नौकरी पाते हैं? अल फलाह यूनिवर्सिटी में। फिर जब चेला चपाटों को देखा जाता है कि डॉक्टर शाहिदा शाहीन लखनऊ की, जो कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज की पास आउट हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दे करके GSVM मेडिकल कॉलेज सरकारी में कानपुर में नौकरी कर रही हैं,
और उनके बारे में जो पता लगता है कि तो वो भी अल-फलाह में भी नौकरी करती थी बाद में कभी, और उनकी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर वहीं खड़ी थी हफ्तों से, उसमें भी AK-47 और पिस्तौल निकल के आती है। प्रश्न ये उठता है कि AK-47 नहीं होगी, लाइचना हो गया क्या? जिस तरीके से AK-47 बेरेटा पिस्टल मिंट कंडीशन में बड़ी मात्रा में कारतूस, तो आप समझ सकते हैं कि अगर 3 टन अमोनियम नाइट्रेट और 200 टाइमर्स अगर हो जाते तो कितनी भयावह स्थिति हो सकती थी। आप सोचेंगे कि ये अगर हो गया विस्फोट तो बात खत्म हो गई, नहीं। AK-47 और उसकी बर्स्ट फायर ये सॉलिड बुलेट होती है। ये अगर 10 आदमी लाइन में खड़े हैं तो 10 को छेदती हुई चली जाएगी। पहले विस्फोट और उसके बाद अंधाधुंध बर्स्ट फायर करके लोगों को उनकी हत्या करना। आप समझ सकते हैं कि जो बातें छन करके आ रही हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है। 14 नवंबर को गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को टारगेट करने की बात थी। 26 नवंबर को जो मुंबई के धमाके हुए थे और 26/11 की एनिवर्सरी, और 6 दिसंबर को जिसको कहते हैं कि बाबरी ध्वंस दिवस को लेकर के प्रतिशोध की भावना। और कहाँ-कहाँ, कनॉट प्लेस दिल्ली, श्री राम मंदिर अयोध्या, बनारस के घाट और मंदिर, और दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर, गौरी शंकर मंदिर और गुरुद्वारे आदि, इनके ऊपर आक्रमण का योजना थी। अब ये सारा ताना बाना जो था ये एक्सपोज हुआ। ये वैसे तो एक्सपोज नहीं हुआ, ये एक्सपोज हुआ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन से, एक्शनेबल इंटेलिजेंस से और फॉलो अप के आधार पे हुआ है। तो जो लोग ये अविद्वतापूर्ण और दूरदर्शिता की बात कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था, यहाँ से लेके 5 स्टेट्स में, कश्मीर से चलिए हरियाणा आइए, हरियाणा से NCR आइए, उत्तर प्रदेश आइए, उत्तर प्रदेश से आप चले जाइए अहमदाबाद, गुजरात में, ये आप समझते हैं कि दूरदर्शिता थी। और आपने कुछ ही घंटों में इतना काम आपने कर लिया। अभी पूछताछ का मैं समझता हूँ कि केवल 5% अभी, मैं अपने अनुभव से बता दूँ, पूछताछ और फॉलोअप का 5% हुआ, 95% अभी शेष है जी, अभी शेष है। और तब इतनी उपलब्धियां हैं आपके पास। इनका तुर्किया जाना, इनका दोहा, कतर और तुर्किया से इनके जो वॉलेट्स हैं क्रिप्टो करेंसी के, उससे पैसों का लेन देन होना। हालांकि तुर्किया ने कह दिया कि हमारा कोई लेन देन नहीं हो, तो कहना भी चाहिए, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि हम चुट्टे हैं, कोई नहीं कहता है। उसने ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और वो बहाने बनाकर हमारे ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं, और हमारे ऊपर अगर आक्रमण करेंगे तो हमका मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि डिफेंस डॉक्ट्रिन में हमारे प्रधानमंत्री ने की जो सेंट्रल कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर कल रात को ही निर्णय लिया कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। ये चरमपंथी घटना है और चरमपंथी घटना का जिसने भी किया है उसको अंजाम तक और अंतिम कड़ी तक उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य को, ऐसा कम होता है जब प्रधानमंत्री जी हिंदी में वार्ता करते हैं उसके बाद अंग्रेजी में उसका अनुवाद करते हैं, तो उन्होंने खुद अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो इसका अभिप्राय ये लोग बताते हैं कि हिंदी वाला जो है वो भारतीयों के लिए है, हमारे आपके लिए है, और अंग्रेजी वाला विश्व के लिए है, जिससे कि किसी के मन में कोई शंका या डाउट न रह जाए कि उनको सिगरेट की बट की तरह मठियामेट किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये घोषणा हुई थी हर्षवर्धन जी कि ऑपरेशन सिंदूर चलता ही रहेगा, और अगर और जब अगर कोई चरमपंथी की घटना होती है जैसे ये हुई है तो वो युद्ध की घटना और युद्ध का आक्रमण माना जाएगा और तदनुसार वही कार्रवाई की जाएगी। तो डिफेंस डॉक्ट्रिन बिल्कुल पुख्ता है, पारदर्शी है और स्पष्ट है। तो किसी के मन में अगर कोई मुकालता, जैसे कहते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जी ने उनका जो वक्तव्य था, अगर आपने देखा हो तो मालूम पड़ता है कि जैसे उनकी बोटी अभी से काँप रही है और गले से हकलाहट बातें नहीं निकल रही हैं। तो घबराहट में, अदबदाहट में आदमी फिर गलत ही बोलता है। तो वही उनके रक्षा मंत्री का भी वही हाल था। जी सर, जो आपने पूरी बात कही उसमें काफ़ी सारे सवाल निकल कर आते हैं। मैं सिलसिलेवार ढंग से 2-1 सवाल आपके सामने रखूँगा। एक तो कई डॉक्टर्स हैं, अधिकांश इसमें जिनका भी नाम आ रहा है सबका, दे आर डॉक्टर्स, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं। सर उसके साथ एक चीज़ निकल कर आई, वाइट कॉलर टेररिज्म की बात आई। अभी तक कहा जाता था कि शिक्षा के अभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं, मगर अब जब एक शिक्षित वर्ग को हम देख रहे हैं इन सारी चीज़ों में संलिप्त होते हुए, तो उस पर आप क्या समझते हैं? ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है, जिसको जहां मौका मिलता है और अगर रेडिकलाइज हो गया है। पाकिस्तान की एक बड़ी मशहूर बायोकेमिस्ट हैं, अमेरिका में जाकर के उन्होंने चरमपंथी घटना की, अभी अमेरिकी की जेल में महिला डॉक्टर, और अभी भी शायद 50 साल की सज़ा काट रही हैं। ओसामा बिन लादेन भी कौन से पंचर जोड़ने वाले थे, वो खुद बिलियनर भी थे और इंजीनियर भी थे। जी हाँ, और जिन्होंने ट्विन टावर को ब्लास्ट किया वो खुद भी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़े हुए थे। गोरखनाथ मंदिर के ऊपर जिसने आक्रमण किया वो खुद भी IIT पास आउट था।
इसके अलावा आईआईएम और आईआईटी पास आउट क्या कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली अगर मैं बताने लगूँ तो एक शो अलग से करना पड़ेगा आपको। ये बिल्कुल अलग है कि अधिकांश हो सकता है कि गरीबी से करें, लेकिन एक बड़ी प्रतिशत ऐसी है जिसको कहते हैं वाइट कॉलर, बिकॉज ऑफ कंपल्शंस ऑफ सोशलॉजिकल प्रेशर्स। अब बड़े बड़े नाना प्रकार के जार्गनाइज शब्द आ गए हैं, वाइट कॉलर, टेरर मॉड्यूल्स। तो ये जो पहले ओसामा बिन लादेन थे, ये कौन से जो थे, ब्लैक कॉलर थे। ये जो गोरखपुर में जो लड़का था, ये कौन सा ब्लू कॉलर था, ये सब वाइट कॉलर थे। इसलिए डोंट पिक एंड चूज, चेरी पिक करने की कोशिश न करें, चिन्हित करने की कोशिश न करें। दूसरी फलसफा कि आतंक की कोई जात नहीं होती है, लेकिन हर आतंकी की तो जात होती ही है। मैं मानता हूँ आतंकवाद की जात नहीं, लेकिन हर आतंकी की तो जात होती है। और अगर एक ही जात बार बार प्रकाश में आ रही 99%, तो इसके बारे में आप कोई स्टडी, कोई सोशलॉजिकल एनालिसिस, कोई आप इसके बारे में अनुसंधान करेंगे, ज़रूरी समझते हैं कि वहाँ भी समझ लेंगे कि एक काला पर्दा डाल दो, किसी की कोई जात नहीं है। जात है, क्या कारण है कि एक ही, मैं कहता हूँ आतंकवाद की कोई जात नहीं है, लेकिन हर आतंकवादी की जात होती है, और उसकी जहनीत और उसका रेडिकलाइजेशन उसका कारण है। उसका कुतर क्या देते हैं कि साहब जो चरमपंथी नक्सल होते हैं वो, मान लिया, चलिए हमने मान लिया, आप फिर इसको सिस्टमेटिकली मैथमेटिकली कीजिए। चरमपंथियों ने कितना उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन था और अब ख़त्म हो गया है, उन्होंने कितनी हत्याएं टोटल की हैं, और इन जो इस्लामिक टेररिज्म है, जिहादी टेररिज्म है, उसने कितनी हत्या की, उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है। तीसरा आपका ये है कि हमारे बेगुनाह नौजवानों को जेल में गलत कारणों से ठूंसा जा रहा है। ऑपरेशन की बात करते हैं लोग के, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड। ये काफ़ी सारे जो नेता हैं विपक्ष के, उनके बयान आए इस तरीके से कि इनके साथ, नाम लीजिए, जी महबूबा मुफ्ती, जी अबू आज़मी, बिल्कुल, अबू आज़मी का, हाँ अबू आज़मी, और दो नाम तो मुझे ये एकदम से याद आ गए हैं, लेकिन हाँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और बहुत हल्के। वैसे आप अपेक्षा क्या करते हैं, जिन्होंने शायद अपने स्वर्गीय माता पिता को इतना सम्मान नहीं दिया, जो कहते हैं उसामा जी, हाफिज जी, लेकिन जो सम्मान प्रस्फुटित हो रहा है, जैसे किसी देवतुल्य लोगों को आप संबोधित कर रहे हैं, उनसे आप और भी क्या उम्मीद करते हैं। बाटला हाउस का इनकाउंटर होता है तो मोहतरमा की आंख से आंसू नहीं थमते हैं, वो चरमपंथी नहीं कि वो इतनी निर्मम उनकी हत्या हुई। और शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के लिए एक शब्द न कहना, हर्षवर्धन, मुझे घोर आपत्ति है ऐसे दोहरे मापदंड जिनके हैं। सर एक और चीज़ इसमें समझने के लिहाज से वो ये कि ये जो अभी तक सारा का सारा घटनाक्रम है, इसमें ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो यही आया कि इसको आतंकी घटना करार दिया गया, वरना उससे पहले तो और भी बातें चल रही थी। कहीं कोई इसे सीएनजी ब्लास्ट बताने की कोशिश कर रहा था, कहीं कोई इसे और डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा था। सर इस परिस्थिति में जो जांच एजेंसियां हैं वो किस किस दिशा में क्या क्या किस हद तक जांच करती हैं? क्या वो हर एक एंगल इसमें वो करती हैं इन्वेस्टिगेट, या फिर एक टेरर का एंगल होता है? मैं वो आपसे समझना चाहता हूँ। अनुसंधान, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक कला भी है, एक विज्ञान भी है, और जिसमें कितनी कला और विज्ञान का समावेश है, ये भी मैं आपको अगर बताऊं तो उसमें एक शो अलग लग जाएगा। इसमें बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक्स, आईटी, साइंटिफिक एड्स और मौका मुआयना, नक्शा नज़री, जो बयानात, सीसीटीवी को खंगालना, इन तमाम चीज़ों के आधार के ऊपर, और जो बयानात होते हैं वो नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफ टेस्ट के उपरांत लिए जाते हैं, और उनके ऊपर जब फॉलोअप होता है तो आप समझे कि एक एक चीज़ के ऊपर पीएचडी की थीसिस कम पड़ जाएगी, इतना ज़्यादा अनुसंधान होता है। हथियार से लेके हथियार की पेडिग्री कहाँ का बना हुआ है, कितना इस्तेमाल हुआ है, कारतूस कहाँ का है, इसकी जहनीत ये कहाँ कहाँ पढ़ा है, और क्रिप्टो करेंसी अगर आई है तुर्किया से या कतर से या बहरीन से, तो उसके एनालिसिस पे भी आपको समय लगेगा। तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मौजूदगी, एक यूनिवर्सिटी एकदम से जो मालूम पड़ा कि जिसके जो प्रायोजक थे वो 3 साल तिहाड़ में रह करके आए हैं और अब चांसलर बन गए हैं, 4 कमरे का इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, एमडीए महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन ले लिया, नैक ए ग्रेडिंग ले ली। आप ये समझ लें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को नैक ए नहीं मिलता है, इनको जो है बड़ी जल्दी मिल गई, बड़ी जल्दी मिल ही नहीं गई, और उसके बाद जो उनकी प्रगति थी, 2014 में यूनिवर्सिटी बनाई, 2019 से मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज की भी मान्यता मिल गई। जबकि आज अगर आप परीक्षण कर लीजिए और इसकी एक एक चीज़ की कायदे कर लें, ये सब चीज़ें इनकी मालूम पड़ेगी, इन्होंने एन केन प्रकारेण मैनेज करके प्राप्त की हैं। तो अब इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, और अल फला के जो भी डोनेशंस आए हैं वो भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा एक इन्होंने मिनी टेरर सेंटर, ईपी सेंटर ऑफ टेरर, मैंने पहले भी कहा था, तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है। इनकी वाइस चांसलर का ये बयान आया है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सांप पाले आप,
सांप डसे कहीं और जाके, और आप कहते हैं हमारा इन सांपों से कोई मतलब नहीं है। कौन विश्वास करेगा आपकी? आपकी बातें बिल्कुल सारहीन, निरर्थक हैं, और बिल्कुल आपको अपनी जिम्मेदारी से आप लोग भाग रहे हैं। सांप पाले हैं आपने तो जिम्मेदारी ओढ़िए। आपने इनको बुलाया कश्मीर से, इनको तनख्वाहें दी, इन्होंने कमरे लेकर के एमोनियम नाइट्रेट रखा, इन्होंने दिल्ली के ब्लास्ट किए, आज़ादपुर फल मंडी से लेकर कनॉट प्लेस तक पूरे दिल्ली का रेकी किया आपने। और ये बात दूसरी थी कि आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं था और आपने अदबदा करके वो विस्फोट हुआ, हो गया या करा दिया, क्योंकि पाकिस्तान हलत बड़े शातिर दिमाग के होते हैं, हो सकता है उन्होंने ही करा दिया हो। जी कि आगे क्या इसमें चीज़ें हों। सर इसमें एक और चीज़ अभी आपने जो इन्वेस्टिगेशन की बात करी, क्योंकि एक ऐप का नाम निकल कर आया जिससे ये लोग आपस में, इनका एक ग्रुप था जी, टेलीग्राम का नाम निकल कर आया, और ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ऐप्स होती हैं जिसमें आप अगर किसी से बात करते हैं तो कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन नहीं कर सकती, उस तरीके से पता नहीं लगाया जा सकता। तो सर्विलांस में आपका बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस भी रहा है एंड यू आर एक्सपर्ट फॉर दैट। तो क्या आपको लगता है कि इन ऐप्स की वजह से जो अब जांच एजेंसियां हैं, क्या उनको कुछ दिक्कतें आएंगी, या फिर प्रिवेंटिव मेजर्स में भी इन तरीके की टेक्नोलॉजी से कुछ दिक्कतें आती हैं? आप बहुत पुरानी बात आप कर रहे हैं कि व्हाट्सएप जो है सिक्योर होता है, टेलीग्राम सिक्योर होता है, सिग्नल होता है। कुछ रोग ऐप्स भी आते हैं चाइनीज़, वो भी क्लेम करते हैं वो बना ही इन्हीं लोगों के लिए है, चोट्टों के लिए। लेकिन कोई चीज़ सिक्योर नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज थर्ड जनरेशन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं, एंड इंटेलिजेंस एजेंसी में एक ही वाक्य में कहूँगा, आर नेवर हेल्पलेस। आप ये समझ लें कि आपकी कोई चीज़ सिक्योर है, आपकी कोई चीज़ सिक्योर नहीं है। तो सर सबसे सबसे आखिर में, बस लास्ट में मैं ख़त्म करूँगा, वो ये, क्योंकि हम भी एक शैक्षणिक संस्थान में ही बैठे हुए हैं, और अब जो नाम अभी आपने जिस यूनिवर्सिटी का लिया, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का, वो भी एक शैक्षणिक संस्थान है। तो क्या अब ये ज़िम्मेदारी शैक्षणिक संस्थानों की भी हो जाती है, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स या फिर कहीं पे भी अगर किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो बैकग्राउंड चेक और वो सारी चीज़ें, क्या उसकी नियमावली में कोई बदलाव की ज़रूरत है? शैक्षणिक संस्थानों को क्या चीज़ें बदलने की ज़रूरत है इसके बाद, आपको क्या लगता है? मैं इस पे दोनों को फॉल्टी मानता हूँ। सहारनपुर का जो अस्पताल जिसने डॉक्टर अदील को दिया नौकरी, जब उनसे पूछा कि आपने कुछ सत्यापन कराया, उन्होंने कहा हमने एमसीआई का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र देख लिया था। एमसीआई का प्रमाण पत्र केवल उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिए है, चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आप एयरपोर्ट गए हैं, फ्लाइट पे जाना है, और उन्होंने कहा कि साहब पीआईसी दिखाई देगा, साहब मेरा ये मेडिकल सर्टिफिकेट देख लीजिए आपको, वो पर्याप्त नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। यूनिवर्सिटी में जो बच्चा आता है उसका चाल चलन, उसकी गतिविधियाँ, और उसमें अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि असामाजिक, आपराधिक, ये अवांछनीय है, तुरंत अपनी दूरी करें, पुलिस को अवगत कराएं और उनको भेजें जेल। और अगर आपके ही लॉकर्स में AK-47 रखी जा रही है, आपकी पार्किंग में AK-47 रखी गाड़ियाँ आ रही हैं, आपके लड़के जो है अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। आप बराबर के जिम्मेदार हैं। सर सवाल और भी बहुत थे, मगर वक्त की अपनी मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जितनी बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए, और कुछ वो चीज़ें जो शायद मैं कहने में हिचकिचा रहा था, वो आपने बहुत ही साफ़गोई से सारी सबका नाम लिया और कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, इस उम्मीद के साथ कि अभी जो ये इतना सारा इन्फॉर्मेशन का फ़्लो है, उसमें क्रोनोलॉजी समझ में आएगी और एक्चुअल माइंडसेट क्या है वो लोग शायद समझ पाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू हर्षवर्धन जी, बहुत अच्छा लगा। और इसको देखते रहें, देश को जागरूक रखें, और अगर चैन से सोना चाहते हो तो जाग जाओ। जी, बहुत अच्छा, इस एंडिंग के साथ। तो आपने सुन लिया लास्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चैन से सोना है तो जाग जाइए, और ये जागने की बात केवल नींद से जागने की नहीं है, ये अपने चित्त को और चेतना को जगाने की बात है कि सही गलत के बीच का फ़र्क आप बहुत बेहतर ढंग से कर सकें, और उसके लिए आपको किसी बाह्य दबाव की ज़रूरत ना हो, वो आपके अंतर्मन से निकल कर आए। इसी उम्मीद के साथ दोबारा किसी और ऐसी शख्सियत से बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी रति, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, ग्रेटर नोएडा।